हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं जी रिवीजन मई 23 के लिए सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स की। मैं एक बार इसका ओवरव्यू दे दूं आपको, हम कैसे कैसे करेंगे। हाँ जी, पहला कस्टम की दो रिवीजन क्लासेस है। पहली क्लास में चैप्टर 1 टू 11 कवर्ड है, 9 चैप्टर को छोड़कर। ये चैप्टर 1 टू 11 फास्ट ट्रैक रिवीजन है। चैप्टर 9 वैल्यूएशन का ये डिटेल्ड रिवीजन है, ये क्लास 2 में आपको मिलेगा। और जिन नोट्स से मैंने आपको पढ़ा रखा है वो आपको लिंक में नीचे मिल जाएंगे। अगर मैं एफटीपी की बात करूं तो एफटीपी पुराने वाली क्लास ही आप जो अपलोडेड है वही देख सकते हैं, उसमें सिर्फ एक डेट का चेंज है। और अगर हम जीएसटी की बात करें तो बच्चों ने रिक्वेस्ट कर दी कि सर आप चैप्टर वाइज अलग से डालें, तो मैंने ये 22 चैप्टर की अलग अलग आपको रिवीजन क्लास दे रखी है। अगेन जहां से पढ़ाया हुआ है उन नोट्स का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। अच्छा, इसमें मैंने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं और यही आप कर ले, ये सफिशिएंट है एग्जाम के लिए। कुछ क्वेश्चंस जो कवर्ड है उसमें से इन क्लासेस के साथ में वो इसी फाइल में मिल जाएंगे, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा क्लास के। और लास्ट अमेंडमेंट जो मई 23 की है, इसकी एक सेपरेट क्लास डिटेल में है, अगर आप वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। लेकिन मैंने इन रिवीजन क्लासेस में उन अमेंडमेंट्स को कवर किया हुआ है, वो थोड़ा सा शॉर्ट में होगा। यहां आपको अमेंडमेंट डिटेल में देखनी है तो आप अमेंडमेंट डिटेल में देख सकते हैं, अदरवाइज रिवीजन क्लासेस में वो कवर्ड है अमेंडमेंट। आइए अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाँ जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन। पहले कौन सा? चैप्टर नंबर 14 असेसमेंट ऑडिट, फटाफट से निकाल लीजिए। चैप्टर 14 असेसमेंट एंड ऑडिट का ये रिवीजन करने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको दिखा दूं, असेसमेंट में सेक्शन 59 टू 64 हुआ करते थे। सेक्शन 59 में क्या होती थी? सेल्फ असेसमेंट। आप खुद अपनी रिटर्न फाइल करते थे, टैक्स खुद सबमिट करते थे। अब जो रिटर्न आपने फाइल करी इसकी स्क्रूटनी हुआ करती थी सेक्शन 61 में। अगर आपने रिटर्न ही ना फाइल करी तो 62 में असेसमेंट हुआ करती थी। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा तो खाक रिटर्न फाइल करोगे तो आपकी असेसमेंट होती थी सेक्शन 63 में। और सेक्शन 64 में थी आपकी समरी असेसमेंट। जो बीच में एक सेक्शन रह गया सेक्शन 60, ये था आपका प्रोविजनल असेसमेंट का। तो ये टोटल सेक्शन 59 टू 64 थे। यही आपने अपनी स्लाइड से भी देखे थे। तो देखेंगे सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट में नॉर्मल टैक्स पेयर अगर क्यूआरएमपी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट वाली फैसिलिटी को ऑप्ट करता है, वो कौन ऑप्ट कर सकता है? जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो आप क्वार्टरली रिटर्न कब तक सबमिट करेंगे? 22 या 24 ऑफ नेक्स्ट मंथ। कुछ स्टेट्स के लिए 22 थी, कुछ स्टेट्स के लिए 24 थी। और इसमें आप अपना टैक्स साथ में जमा करा देते हैं तीसरे महीने, और पहले और दूसरे महीने 25 तारीख तक आप अपना टैक्स जमा कराते हैं। तो आप खुद असेस करके अपना टैक्स जमा करा रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सेल्फ असेसमेंट। जो मंथली रिटर्न फाइलर थे, जब आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तब अपनी 3B आप अगले महीने की 20 तारीख तक सबमिट करते हैं और इसी डेट तक आप अपना टैक्स खुद असेस करके जमा करा रहे हैं। इसे हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपकी रिटर्न तो साल की एक साथ जाती है 30 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को जीएसटीआर 4, लेकिन टैक्स आपका क्वार्टरली जाता है 18 ऑफ नेक्स्ट मंथ को। मतलब आप खुद असेस कर रहे हैं अपना टैक्स। इस सेल्फ असेसमेंट के बाद हम कह रहे हैं आपके रिटर्न की स्क्रूटनी होगी। और आपने रिटर्न ही नहीं फाइल करी तो 62 में, रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा रखा तो रिटर्न क्या खाक फाइल करोगे तो 63 में, और समरी असेसमेंट 64 में, बीच में एक प्रोविजनल असेसमेंट। दो हमारे सेक्शन है ऑडिट के। 65 डिपार्टमेंट खुद ऑडिट करता है। 66 में ये किसी एक्सपर्ट सीएसीएम में से ऑडिट कराया जाता है जो कमिश्नर द्वारा नॉमिनेटेड है। हाँ जी, अब आप पेज नंबर 14.2 पे आ जाइए फटाफट से। पेज नंबर 14.2 जल्दी आ जाएंगे जी। असेसमेंट का मींस पार्ट और इंक्लूड्स पार्ट है। मींस पार्ट में कहता है टैक्स की लायबिलिटी डिटरमाइन करना। कैसे निकालेंगे जी? आप अपना टैक्स जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू इनटू में जीएसटी का रेट, इफेक्टिव रेट। और इफेक्टिव रेट कैसे निकलता था? क्लासिफिकेशन से, और एग्जामिशन अगर कोई है तो उसको माइनस करने के बाद आपका इफेक्टिव रेट जीएसटी का आता था, वो आपका जीएसटी का रेट बनता था। तो आप ऐसे अपनी टैक्स की लायबिलिटी डिटरमाइन करते हैं। ये आप खुद असेस कर रहे हैं तो इंक्लूड्स पार्ट में पहला सेल्फ असेसमेंट ही है, और खुद आप अपना टैक्स जमा कराते हैं, इसे हम बोला करते हैं सेल्फ असेसमेंट। तो नीचे देखेंगे सेक्शन 59 सेल्फ असेसमेंट क्या है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल्फ असेस करेगा टैक्स और अपनी रिटर्न फाइल करेगा सेक्शन 39 में। जैसे कि हमने एग्जांपल की बात करी, नॉर्मल टैक्स पर अपनी 3B फाइल किया करते थे। अच्छा,
इस असेसमेंट की डेफिनेशन में रीअसेसमेंट आता है। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट सही नहीं करी तो ऑफिसर आपकी डिटरमाइन करेगा दोबारा से लायबिलिटी, उसे हम कह रहे हैं रीअसेसमेंट। अच्छा, इसके अलावा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या है जी? ये दो केसेस में होती है, जब आपने रिटर्न नहीं फाइल करी या जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उन दो केसेस में आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ करती है। फिर था एक प्रोविजनल असेसमेंट। अगर आपको अपनी रेट 12 लगेगा 18 लगेगा इस पे डाउट है या वैल्यू पर डाउट है तो आप अपनी प्रोविजनल असेसमेंट कराया करते हैं। तो अभी ये सारे डिटेल में आएंगे, ठीक है। और एक समरी असेसमेंट है। ओके जी, अब बात करते हैं हम पहले सेक्शन 60 बाद में बात करेंगे, पहले 61 पे आते हैं। सेक्शन 61 पे आपने सेक्शन 59 में अपनी सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न फाइल कर दी जी। अब जो आपने रिटर्न फाइल करी प्रॉपर ऑफिसर उस रिटर्न में जो आपने डिटेल डाली है उसको उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करेगा। कैसे वेरीफाई करेगा जी? जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके लिए नेक्स्ट पेज पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, वो क्या क्या चेक करता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है। जैसे जीएसटीआर 1 में आप अपनी सेल बिल की डिटेल डालते हैं, वहां तो आपने सेल ज्यादा डाल दी, लेकिन 3 भी जब आपने फाइल करी उसमें आप टैक्स कम पे कर रहे हैं तो डिस्क्रिपेंसी मिल गई। अब वो आपको सेक्शन 61 में नोटिस भेजेगा, फिर नोटिस भेजेगा, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज आपको ध्यान दिला दूं, डिमांड रिकवरी के चैप्टर में पढ़ेगी। इस केस में वो बिना नोटिस के भी आपसे रिकवरी कर सकता है, ऐसा सेक्शन 75 की एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। नंबर 2, अब उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जब आपने रिटर्न फाइल करी? आरसीएम रिवर्स चार्ज वाला पूरा टैक्स। पहले आप कैश लेजर से पे करते हैं फिर क्रेडिट लेते हैं, वो देखेगा कहीं क्रेडिट ले लिया, कैश लेजर से पे किया कि नहीं पे किया, तो ये इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है वो 2A में दिखता है आपको, तो उतना ही क्रेडिट 3B में लिया, उससे ज्यादा ले रखा। तो ये ऑफिसर जब रिटर्न की स्क्रूटनी कर रहा होगा ये ऐसे चेक करेगा। नेक्स्ट, 2B में जितना आईटीसी दिख रहा उतना ही 3B में लिया, उससे ज्यादा ले रखा है। ये कौन चेक करेगा? ये ऑफिसर चेक करेगा। नेक्स्ट, टीडीएस टीसीएस आपका 2A में दिखता है। जो आपका टीडीएस टीसीएस कटा हो, तो जिसने भी टीडीएस टीसीएस काटा वो जमा कराता है तो आपके 2A में वो दिखने लगता है। अब इससे आपकी सेल निकल सकती है। टीडीएस 2% है, टीसीएस 1% है, अगर उस अमाउंट को हम 2% या 1% डिवाइड करें तो आपकी 100% सेल वैल्यू निकल कर आ गई। क्या इतनी सेल वैल्यू आपकी 3B में दिख रही है, नहीं दिख रही? ये ऑफिसर चेक करेगा। नेक्स्ट, जिन सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया इसका मतलब उन्होंने, अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल हो गया तो इसका मतलब उन्होंने टैक्स नहीं पे कर रखा, तो क्या उससे जिन बायर ने परचेज कर रखा क्रेडिट ले रखा है? कंडीशन थी सेक्शन 16 की कि सप्लायर ने टैक्स पे किया तभी बायर को क्रेडिट मिलता है। तो स्क्रूटनी कर रहा है रिटर्न को, जो डाटा उसके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, 3B में क्रेडिट टाइम लैप्स होने के बाद तो नहीं ले रहा, 30 नवंबर तक ले सकते हो आप अगले साल की, उसके बाद तो नहीं ले रखा। रूल 40 टू 43 में आईटीसी रिवर्स करना था, अगर आपको वो किया कि नहीं किया? जब एग्जाम सप्लाई होती थी और टैक्सेबल सप्लाई दोनों देती हो तो कॉमन क्रेडिट कुछ रिवर्स करना पड़ता था, वो कर रखा नहीं कर रखा? अच्छा, जितना ई वे बिल आपने बनाए उसमें सेल वैल्यू आ जाती है कि उतनी सेल वैल्यू 3B में दिखाई कि नहीं दिखाई? और अगर आपने लेट पे किया है टैक्स तो इंटरेस्ट आपने नेट या ग्रोस पे कर रखा है कि नहीं पे कर रखा? लेट रिटर्न फाइल करी तो लेट फी दी कि नहीं दी? तो ये सब चीजें, ये मैंने आपको 11 पॉइंट लिखवाए थे, ये 11 पॉइंट तो वो चेक करता ही है आपकी रिटर्न फाइल होने के बाद में। अब अगर कोई गड़बड़ी मिली, डिस्क्रिपेंसी मिली, तो आपको नोटिस भेजेगा एएसएमटी 10 में और आपसे उसका रिप्लाई मांगेगा 30 दिन में। कोशिश करेगा इस नोटिस में वो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी निकाल कर दे। अब इसके बाद अब आप क्या करोगे? रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, एक्शन क्या लेगा? या तो वो एक्सेप्ट कर ले या वो एग्री ना करे। अगर एग्री नहीं करता तो रिप्लाई दे 30 दिन में। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैंने क्रेडिट रिवर्स करना बनता था या लेट फी मेरी पे करनी बनती, तो पे कर दो ना भाई, टैक्स इंटरेस्ट अदर अमाउंट पेबल जो आपका बनता है वो पे कर दो। अच्छा, आप अब ऑफिसर क्या एक्शन लेगा? अगर आपने 30 दिन में रिप्लाई नहीं दिया या सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, या आपने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट करने के बाद जो टैक्स इंटरेस्ट करना था ये करेक्टिव मेजर नहीं लिया, तो वो 4 प्रकार के एक्शन आपके अगेंस्ट में ले सकता है। पहला, वो सबसे लास्ट पॉइंट देखेंगे, 73 74 में आपको नोटिस भेज सकता है। अब पहला, इसके अलावा अगर उसे लगता है कि भाई जो गड़बड़ तुमने इस रिटर्न में कर रखी तो हो सकता है पिछले सालों में भी कर रखी हो, तो उसके लिए वो आपकी प्रीमाइसेस पे आके आपका सेक्शन 65 में डिपार्टमेंटल ऑडिट हो सकता है। और अगर केस कॉम्प्लेक्स है तो वो सेक्शन 66 में सीएसीएम में जो एक्सपर्ट है उससे ऑडिट करा सकता है। मान लो आपने प्रॉपर बुक्स नहीं मेंटेन कर रखी तो उसको लगता है मेरे बस की बात नहीं है, ये तो किसी एक्सपर्ट से ही आपका टैक्स निकलवाना चाहिए, तो वो सीएसीएम में से स्पेशल ऑडिट करा सकता है। नंबर 3, वो सेक्शन 67 में आपके प्रीमाइसेस पर आकर इंस्पेक्शन सर्च सीधे कर सकता है। तो ये 4 काम वो कर सकता है। ओके जी, फिर इसके बाद
अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 62। अगर आपने रिटर्न ही ना फाइल करी तो फिर आपकी असेसमेंट होगी सेक्शन 62 में। ध्यान दीजिए, पहला, अगर आपने सेक्शन 39 वाली रिटर्न नहीं फाइल करी और सेक्शन 45 वाली, सेक्शन 45 वाली फाइनल रिटर्न है, सेक्शन 39 वाली जैसे 3 भी होगी, सेक्शन वो जीएसटी और 4 होगी कंपटीशन वालों के लिए, पीरियोडिकल रिटर्न की बात हो रही है। लेकिन ये एनुअल रिटर्न नहीं है, ध्यान रहे, यहां हम बात कर रहे हैं फाइनल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न तो हर साल जाती है, ये तो फाइनल रिटर्न जब आप टाटा बाय बाय करके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा के जा रहे हो, फिर हमेशा के लिए आप जीएसटी से अलविदा ले रहे हो, तो आप फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपने 2 रिटर्न नहीं फाइल करी, टाइम निकल गया, तो एक सेक्शन 46 में नोटिस आता है कि 15 दिन में आप अपनी रिटर्न फाइल कर दो। इसके 15 दिन भी बीत गए फिर भी आप रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, तो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। ध्यान दीजिए, यहां सेक्शन 62 वाली असेसमेंट के लिए सेपरेट कोई नोटिस नहीं आएगा, ये यहीं पर ही, ये जो 46 में नोटिस आया कि रिटर्न फाइल कर दो, अगर आपने नहीं फाइल करी तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगी। और ये असेसमेंट ऑर्डर कितने समय पास होगा? 5 साल फ्रॉम द एनुअल रिटर्न ड्यू डेट। एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? अगले साल की 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। अच्छा, अगर ये डेट एक्सटेंड हो जाती है तो एक्सटेंडेड डेट से 5 साल लगेंगे। लेकिन सी इंस्टीट्यूट कहता है कि एक्सटेंडेड डेटें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट आप 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बस यही याद करें। ओके, यहां पर अगर ये इस ऑर्डर पास होने के 30 दिन में तुमने रिटर्न फाइल कर दी तो ये ऑर्डर ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा, बस आप इंटरेस्ट लेट फी जो आपकी बनती है वो तो पे कर ही देना। सर यहां पर वो असेसमेंट जो करेगा टैक्स कैसे निकालेगा? हाँ, ये सही बात पूछी आपने, रिटर्न ही नहीं फाइल करी तो वो टैक्स कैसे निकालेगा? उसके पास 2A है, जिन जिन सप्लायर से आपने माल परचेज किया उन्होंने अपनी जीएसटी और 1 फाइल करी होगी, तो आपके पास 2A आया होगा, 2A 2B आती है, 2A में परचेज आ गई आपकी, उस परचेज में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करे, आपका सेल वैल्यू निकल कर आ गई। या फिर आपने रिटर्न नहीं फाइल करी, जब आपने माल बेचा था ई वे बिल बनाए थे, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन है उसकी ई वे बिल की, तो उससे सेल वैल्यू निकल कर आ सकती है आपकी। या फिर आपके बैंक से डिपार्टमेंट वो चिट्ठी लिख के पूछ सकता है, बताओ इसके बैंक में कुछ पैसा जमा हुआ है? हाँ, 70 करोड़ रुपए जमा हुआ आपके अकाउंट में, तो इसका वो सेल ही होगी आपकी। डिपार्टमेंट उसको सेल मान के बैंक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सेक्शन 150 में पावर है, और वो फिर आपकी क्या कर सकता है, आपकी सेल वैल्यू निकाल देगा, उस पर टैक्स निकाल देगा। तो ऐसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगी। तो एक बेस्ट जजमेंट सेक्शन 62 में है और एक बेस्ट जजमेंट सेक्शन 63 में है, सेक्शन 63 में है। ओके जी, तो अब ये सेक्शन 62 हो गया। अब सेक्शन 63, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, सेक्शन 22 कहता था आपकी टर्नओवर 10 बीस 40 लाख से क्रॉस होगी तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। सेक्शन 24 कहता है 12 केस में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। आपने इंटरेस्टेड सेल करके, हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा। अगर आपने इंटरेस्टेड सेल करके लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो वो क्या कर देगा? आपका सेक्शन 63 में असेसमेंट कर देगा। हाँ जी, ध्यान रहे, यहाँ सेक्शन 73 74 में नोटिस नहीं भेजेगा, यहाँ सीधी असेसमेंट करेगा। या आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था लेकिन आप टैक्स पे करने के लायबल हैं, तो यहाँ बेस्ट जजमेंट, ये भी बेस्ट जजमेंट थी, ये भी बेस्ट जजमेंट है। ठीक है जी, ये दोनों सेक्शन 60 और 63 बेस्ट जजमेंट है। यहां भी 5 साल में ऑर्डर पास होगा एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। हाँ, लेकिन ऑर्डर पास होने से पहले जो टैक्स लायबिलिटी निकाली है, आपका पक्ष सुना जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा। अब हम आते हैं सेक्शन 64 पर, समरी असेसमेंट पर। हाँ जी, एक क्वेश्चन हमने क्वेश्चन बैंक से किया था, आपको ध्यान हो कि उसमें ये पूछा गया था कि कौन से 2 ऑर्डर विड्रॉ हो सकते हैं। एक तो सेक्शन 62 वाला ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है अगर ऑर्डर पास होने के 30 दिन में रिटर्न फाइल कर दो। एक सेक्शन 64 वाला ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है ऑर्डर पास होने के 30 दिन में अगर आप एप्लीकेशन लगाएं तो देखते हैं सेक्शन 64 क्या है। हाँ जी, डिपार्टमेंट के पास एविडेंस है, आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है। हमने क्वेश्चन किया था, माल आपके वेयरहाउस में पड़ा हुआ था और वो डिपार्टमेंट को आपने बताया नहीं लगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कि ये हमारा एडिशनल वेयरहाउस है, उसमें मान लीजिए जो माल पड़ा उसमें 5 करोड़ की लायबिलिटी बनती है, तो डिपार्टमेंट को लगता है अगर देरी करी अभी ऑर्डर पास करने में तो रेवेन्यू लीकेज हो जाएगा, फिर रेवेन्यू तुमसे जीएसटी कलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो वो एसी एडिशनल जॉइंट कमिश्नर की परमिशन से ऑफिसर आपकी ऑर्डर पास करके टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन कर देगा। अच्छा, अगर गुड्स की सेल की बात है, अब मान लीजिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं इसमें कि ट्रक वाला जा रहा था, उसके बाद 50 एक ट्रक लेके जा रहे थे, लॉकडाउन का टाइम था, उनको लगा कि डिपार्टमेंट के बंदे कहां बैठे होंगे, लॉकडाउन में कौन बाहर निकला बैठा होगा, बिना बिल के बिना ई वे बिल के वो माल लेके जा रहे थे, रास्ते में डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। अब ट्रक वाले से पूछा, भाई ये माल किसका? कहता है मुझे नहीं पता, हमारा काम है माल लेके जाना, हमारे को नहीं पता किसका माल है। तो अब वो कहते हैं इस केस में जो ट्रक वाला है, ट्रांसपोर्टर पर्सन इंचार्ज है, उसी को ही हम टैक्सेबल पर्सन मान के उसके हाथ में असेस कर देंगे। तो हमने क्वेश्चन किया था, क्या समरी असेसमेंट ऑर्डर रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट में ही पास होना जरूरी है? जी नहीं,
अगर टैक्सेबल पर्सन एसेप्टेबल नहीं है तो जो पर्सन इन चार्ज है, जो गुड्स जिसके पास है, हम उसी को ही टैक्सेबल पर्सन मानकर उसके हाथ में असेस कर देंगे। अच्छा जी, ये ऑर्डर विड्रॉ कर दिया जाएगा अगर ये अर्नस है। इसके लिए 30 दिन में या तो आप एप्लीकेशन लगाएं या फिर ऑन मोशन, वो खुद स्वतः भी ऐसा कर सकता है। अगर ऐसा वो ऑर्डर विड्रॉ करता है तो फिर सेक्शन 73 74 में फिर नोटिस इशू करके आपकी लायबिलिटी निकाली जाएगी। तो ये क्वेश्चन था आपका, अगर आपको ध्यान हो हमने बात करी थी कि कौन से दो ऑर्डर विड्रॉ किए जा सकते हैं। ये हमने बात करी थी, कौन से दो ऑर्डर विड्रॉ किए जा सकते हैं। ये एक तो नॉन फाइल और रिटर्न वाला, 30 दिन में आप रिटर्न फाइल कर दो। दूसरा ये वाला समरी असेसमेंट वाला ऑर्डर विड्रॉ हो सकता है अगर 30 दिन में आप एप्लीकेशन लगा दे तो। और अभी हमने ये क्वेश्चन बात करी थी कि एक इंटरेस्ट रेट सेल करके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, लेकिन इस रीना बनर्जी ने इंटरेस्ट रेट सेल करी, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, तो इसकी असेसमेंट कहां पर हो सकती है जी? इसकी असेसमेंट ये अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली ये आपकी सेक्शन 63 में हो सकती है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास बीच में रहा सेक्शन 60। तो आ जाइए जरा इस पर, सेक्शन 60 ये प्रोविजनल असेसमेंट का। अगर आप वैल्यू या जीएसटी का रेट नहीं निकाल पा रहे हैं, मान लीजिए जैसे दारू है और चखना है, दारू जीएसटी के दायरे में नहीं है, जो चखना है वो जीएसटी के दायरे में है, मतलब जो साथ में दारू के साथ वो खाते हैं उसे चखना बोलते हैं, तो जीएसटी के दायरे में। उन दोनों का एक कंबाइंड बिल बना दिया बिना अलग अलग प्राइस लिखी नहीं उसमें, तो अब क्या करें इस केस में? वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा या जीएसटी रेट 12 लगेगा 18 लगेगा इस पे डाउट है, तो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो वो ऑफिसर के पास रिटन में एप्लीकेशन लगाएगा विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ऑफिसर उससे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मांगेगा नोटिस इशू करके। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर देंगे तो एक पीए ऑर्डर, प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा 90 दिन में। इस ऑर्डर में वो आपको जीएसटी का रेट पूछा तो वो लिख कर देगा, वैल्यू पूछे तो वो लिख कर देगा। और इसके अलावा वो बॉन्ड भी भरना आपको, एक बॉन्ड मतलब कसम खानी है, कोई कैश नहीं जमा कराना, बॉन्ड कसम खानी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वैल्यू है 1 लाख, जीएसटी का रेट 12 या 18 डाउट है, तो उसने बोला एक काम करो 12% लगा दो, 12% लगा दो। तो अब जो डिफरेंस है हो सकता है 18 पर असेसमेंट ऑफ फाइनल, तो 18,000 जीएसटी बन सकता है, माइनस अभी वो प्रोविजनल असेस आपसे टैक्स कितना ले रहा है 12,000, तो 6,000 को आपसे बॉन्ड भरवा लेगा। बॉन्ड में कसम खानी, किसी मां कसम भगवान कसम डिपार्टमेंट की कसम खानी है कि आप अगर फाइनल असेसमेंट पर टैक्स लायबिलिटी निकली तो जीएसटी विद इंटरेस्ट पे कर दोगे, ये कसम खानी है। क्या इसके साथ वो सिक्योरिटी भी मांग सकता है जी? इसी ऑर्डर में ही वो लिख कर देगा मैक्सिमम वो 25% सिक्योरिटी मांग सकता है। जैसे यहाँ 6,000 का बॉन्ड मांग रहा है वो आपसे, तो 6,000 का 25% वो आपसे सिक्योरिटी श्योरिटी मांग सकता है। ओके जी, तो इस ऑर्डर में रेट, वैल्यू, बॉन्ड कितने का भरना है और सिक्योरिटी कितनी देनी है, ये सब लिख कर देगा। अब इसके बाद पीए ऑर्डर पास होने, पीए ऑर्डर जब आपको रिसीव हो जाएगा, इसके बाद होगी फाइनल असेसमेंट। कितने समय में? ऑर्डर रिसीव होने के 6 महीने के अंदर अंदर। ये टाइम एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 6 महीने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है, और 4 साल के एक्सटेंशन कमिश्नर कर सकता है। अच्छा, तो टोटल 5 साल में आपकी फाइनल असेसमेंट हो जानी चाहिए। अब फाइनल असेसमेंट पर या तो आपकी डिमांड निकलेगी या आपका रिफंड निकलेगा। मान लीजिए आपकी डिमांड निकल कर आई, आपने 12,000 रुपए दे रखा था, 18,000 आपकी डिमांड, 18,000 आपका फाइनल असेसमेंट हुआ, तो 6,000 आपकी डिमांड निकल कर आई, तो इसे एडजस्ट किया जाएगा, 18,000 माइनस 12,000 किया जाएगा, हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब 6,000 पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट किस डेट से देना होगा? जिस महीने का आपने टैक्स दिया था उस महीने की ड्यू डेट के बाद से। मानते हैं अगर आपका मंथली टैक्स जमा होता है तो अगले महीने की 20 तारीख तक जमा होता है, तो 21 तारीख से आपका इंटरेस्ट लगेगा। जब तक आप पे नहीं कर देते हैं तब तक आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है जी। और अगर रिफंड बनता है तो रिफंड के लिए पहले आपको एप्लीकेशन लगानी होगी। एप्लीकेशन लगने के 60 दिन में अगर उन्होंने रिफंड दे दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर एप्लीकेशन लगने के 60 दिन बाद रिफंड दिया तो 60 दिन बाद से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जब तक आपको रिफंड नहीं मिल जाता तब तक इंटरेस्ट मिलेगा। इसके लिए हमने क्वेश्चन किए थे, जरा मैं वो क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। 2 क्वेश्चन किए थे, मैं एक क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। ये देखें जी, एक दिव्य ट्रेडर था, हाँ जी, आप इन्होंने 3 कंसाइनमेंट क्लियर किया 28 अप्रैल को, और ये इनकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहा, तो इसने प्रोविजनल असेसमेंट करा लीजिए, ठीक है जी। कौन से महीने की बात है? 28 अप्रैल को अपनी प्रीमाइसेस से ये 3 कंसाइनमेंट निकाले, तो अप्रैल महीने का टैक्स अगले महीने की 20 तारीख, अगर हम मंथली रिटर्न मांग रहे हैं तो 20 मई तक जमा हो जाना चाहिए। अगर
आपका फाइनल असेसमेंट पर डिमांड निकल कर आई तो आपका 21 मई से इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि जिस महीने की लायबिलिटी थी उसकी ड्यू डेट के बाद से, अप्रैल महीने की लायबिलिटी है तो इसकी ड्यू डेट है 20 मई, तो 21 मई से इंटरेस्ट लगेगा। अच्छा, अब इसमें आगे बोलता है कि ये जो फर्स्ट एंड थर्ड कंसाइनमेंट है ना, इसमें तो आपका रिफंड निकल कर आया है 1,20,000 और 1,50,000, तो इसमें तो इंटरेस्ट मिलने की बात आएगी। लेकिन जो सेकंड कंसाइनमेंट, इसमें आपकी 1,20,000 की डिमांड निकल कर आई है। ओके, और ये आप एक्चुअल में पे कब कर रहे हैं? फर्स्ट कंसाइनमेंट को ये पे कर रहे हैं, नहीं, हाँ, सेकंड कंसाइनमेंट को आप टैक्स ड्यू पे कर रहे हैं 12 जुलाई को। 12 जुलाई को आप एक तो रिफंड की एप्लीकेशन लगा रहे हैं फर्स्ट और थर्ड कंसाइनमेंट के लिए, और सेकंड कंसाइनमेंट की 12 जुलाई को पेमेंट कर रहे हैं। हाँ जी, 21 मई से 12 जुलाई तक, 21 मई से 12 जुलाई तक 53 डेज बनते हैं। 53 डेज का इंटरेस्ट लगेगा। 1,20,000 की डिमांड थी, इंटू में 18%, इंटू में 53 डिवाइड बाय 365। अब फर्स्ट एंड थर्ड कंसाइनमेंट में रिफंड निकल कर आया था, तो इसमें इंटरेस्ट, आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगाई थी कब? 12 जुलाई को। रिफंड कब मिल रहा है वो अभी बात करते हैं। एप्लीकेशन 12 जुलाई को लगाई, 60 दिन ओवर हो रहे हैं 10 सितंबर को, ये हमने निकाल रखे, 60 दिन ओवर हो रहे हैं 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर तक रिफंड मिल गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 10 सितंबर के बाद रिफंड मिला तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले कंसाइनमेंट का रिफंड आपको 8 सितंबर को मिल गया, तो 10 सितंबर से पहले मिल गया, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपका सेकंड कंसाइनमेंट है उसका रिफंड, थर्ड कंसाइनमेंट, इसका रिफंड आपको 18 सितंबर को मिल रहा है। 10 तक मिल जाना चाहिए था, 8 दिन का डिले है तो 8 दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिलता तो 6% के हिसाब से मिलता है, जब रिकवर करते हैं वो डिमांड पर तो 18%, लेकिन जब देते हैं तो 6%। 1.5 लाख पर 6%, 8 दिन का, जो 365, ये 11 सितंबर से 18 सितंबर। ध्यान दीजिए, 60 दिन बाद से डेज काउंट कर रहे हैं। 10 सितंबर को 60 दिन ओवर हो गए, तो 11 सितंबर से 18 सितंबर तक का हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनसे मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से 8 दिन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमारा क्या खत्म हो गया जी? ये असेसमेंट वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब हम आते हैं ऑडिट पर। ऑडिट पर तो मेन बैच वाले बच्चे 14.12 पर आ जाएंगे, फास्ट बैच 14.4 पर। ऑडिट में आपके यहां वो डिपार्टमेंट क्या चेक करने आया है? आपके रिकॉर्ड्स को, आपके रिटर्न को और आपके डॉक्यूमेंट्स को। किस लिए चेक करने आया है? आपकी टर्नओवर चेक करना चाहते हैं, उस पे टैक्स सही दिया कि नहीं दिया, आईटीसी सही लिया कि नहीं लिया, रिफंड कोई क्लेम किया तो सही किया कि नहीं किया, ये वो चेक करने आए हैं। अच्छा, इसके लिए दो सेक्शन है, सेक्शन 65 और 66। इसमें हमने आपको ऐसा कुछ बताया था क्या? जब रिटर्न की स्क्रूटनी सेक्शन 61 में हो रही थी, या उन्होंने जैसे बैंक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, तो प्रॉपर ऑफिसर को लगा ये टैक्स इवेजन सिर्फ इसी रिटर्न में नहीं है, ये पिछले कई सालों में, मल्टीपल ईयर्स में हो सकता है। तो यहां पर डिपार्टमेंट खुद ऑडिट अगर करता तो वो सेक्शन 65 में करेगा। ये ऑडिट कहां कर सकता है? वो अपने ऑफिस में बैठ के कर सकता है, या रजिस्टर्ड पर्सन की प्रीमाइसेस पर जाकर भी कर सकता है। अच्छा, इसी में हम थोड़ा और इसमें लिंक करें। अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है, उसे लगता है कि इसने प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं कर रखी हैं, या इसकी ब्रांचेस पूरे भारत में है, तो ये केस मेरे से नहीं संभलेगा, तो इसको किसी एक्सपर्ट से ही ये काम कराना चाहिए, ऑडिट कराना चाहिए। तो वो सेक्शन 66 में सीए या सीएमए से ऑडिट करा लेगा। यहां दो प्रकार के ऑडिट होते हैं, एक वैल्यूएशन का और दूसरा इनपुट ट्रेड का। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं पहले सेक्शन 65 पे, जो डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। ये ऑडिट कौन करेगा? कमिश्नर या अथोराइज, कमिश्नर और एनी ऑफिसर अथोराइज बाय हिम। ये ऑडिट वो खुद करेगा या अथोराइज ऑफिसर करेगा। ठीक है जी। कैसे? अकेला करेगा या अपनी टीम के साथ आएगा? अपनी टीम के साथ ये मिलकर ऑडिट करेगा। कहां पर ऑडिट करेगा? अपने डिपार्टमेंट, अपने ऑफिस में बैठ के भी कर सकता है और रजिस्टर्ड पर्सन के प्लेस पे आके भी कर सकता है। ओके जी। अच्छा, इसके लिए क्या, अगर वो आपके प्रीमाइसेस पर आना चाहते तो पहले उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, 15 दिन पहले उसे इंटीमेट करना पड़ेगा, ताकि आप सारी बंदोबस्त कर लो, क्योंकि वो टीम आएगी, बैठने की जगह भी तो होनी चाहिए, बुक्स भी अवेलेबल करानी है। यहां पर ये ऑडिट एक फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है, मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर का हो सकता है। ये ऑडिट कितने समय में कंप्लीट करना? 3 महीने में। 3 महीने कब से? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की डेट से। कमेंसमेंट ऑडिट की डेट क्या होती है वो भी बात करते हैं। क्या ये 3 महीने वाला टाइम एक्सटेंड हो सकता है? 6 महीने का एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है? 3 महीने कब से? जिस दिन ऑडिट स्टार्ट किया, करना शुरू किया, एक्चुअल इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑडिट, या जिस दिन आपने बुक्स अवेलेबल कराई, दोनों में जो लेटर वाली डेट होगी। इस पर हमने क्वेश्चन भी किया था आपके आरटीपी का। हाँ जी, अगर आपको ध्यान हो, हमने ये ऐसा क्वेश्चन किया था।
ये आपने बुक्स अवेलेबल करा दी, उसको रिकॉर्ड्स अवेलेबल करा दिए 25 जुलाई को, लेकिन डिपार्टमेंट अपनी टीम के साथ आपकी प्रीमाइसेस पे 8 अगस्त को आ रहा है, तो 8 अगस्त से पहले तो ऑडिट शुरू हो नहीं सकता, तो 25 जुलाई और 8 अगस्त विच एवर इज लेटर 8 अगस्त, तो 8 अगस्त से 3 महीने के अंदर अंदर ऑडिट हो जाना चाहिए। ओके जी, नहीं तो 6 महीने के एक्सटेंशन वाली बात भी है। यहां ऑडिट में वो डिपार्टमेंट क्या चेक करेगा, आपकी टर्नओवर को चेक करेगा, आपके टैक्स के रेट को चेक करेगा, आपकी कोई एग्जम्पशन है, डिडक्शन है, उसे चेक करेगा, आईटीसी अवेल यूटिलाइज को चेक करेगा, रिफंड को चेक करेगा। अब इसमें अगर कोई गड़बड़ियां मिली तो टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी है, लेकिन इस ऑडिट का रिजल्ट पहले आपको इंटीमेट किया जाएगा ताकि आप नोटिस आने से पहले जमा कराना चाहें तो करा सकते हैं। इसमें कुछ आपको बेनिफिट भी मिल जाता है कि आपकी सेक्शन 73 में पेनल्टी माफ हो जाती है, 74 में थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए नोटिस आने से पहले आपको इंटीमेट किया जाएगा। ओके जी, अब आते हैं सेक्शन 66 वाला ऑडिट। ये ऑडिट करेगा तो सीएसीएम में, कौन सा, जो कमिश्नर द्वारा नॉमिनेटेड है, लेकिन इसको डायरेक्ट कौन करेगा कि ये ऑडिट कराओ तुम, ये असिस्टेंट कमिश्नर तक के लेवल का ऑफिसर कमिश्नर की इजाजत से डायरेक्ट करेगा कि ऑडिट कराओ इस वाले सीएसीएम में से। अच्छा, इसकी फीस कौन देगा, क्योंकि डिपार्टमेंट करा रहा है तो डिपार्टमेंट ही फीस भी पे करेगा उसको सीएसीएम में को, ठीक है जी। अच्छा, यहां ऑडिट किस चीज का हो रहा है जी, वैल्यू का, अगर आपने सही डिक्लेयर नहीं करी, या आईटीसी का। ये डिपार्टमेंट को पता कैसे लगेगा वैल्यू सही नहीं है, आईटीसी सही नहीं है, जब कोई स्क्रूटनी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस दौरान डिपार्टमेंट को समझ में आ गया कि गड़बड़ है, कोई रिटर्न की स्क्रूटनी हो रही थी उस दौरान पता लगा, या कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन आपके यहाँ चल रही थी और उससे समझ में आ गया केस कॉम्प्लेक्स है, मेरे से संभलेगा नहीं, इसकी कुछ बुक्स तो है ही नहीं इसके पास, प्रॉपर बना ही नहीं रखी, या इसकी पूरे भारत में ब्रांचेस हैं, तो इस केस में फिर वो एक्सपर्ट सीएसीएमएस ऑडिट कराएगा। कितने समय में ऑडिट होगा, 90 दिन में। ये पीरियड एक्सटेंड हो सकता है फर्दर 90 डेज के लिए, ठीक है जी। ये ऑडिट क्या तब भी हो सकता है जब किसी और एक्ट में ऑडिट हो रहा हो, या हमारे जीएसटी में ऑडिट हो रहा हो। जी ये स्पेशल ऑडिट है, ये अलग ऑडिट है, चाहे कंपनी लॉ, इनकम टैक्स में इसका ऑडिट हो रहा है फिर भी ऑडिट होगा, लेकिन जो भी मटेरियल गैदर किया है इसके बेसिस पर अगर उन्हें 73 74 में नोटिस भेजना हो, उसको भेजने से पहले, उसको यूज करने से पहले आपको आपका पक्ष सुना जाएगा इस मटेरियल को जो गैदर किया यूज करने से पहले, और ऑडिट फी पे कौन करेगा, डिपार्टमेंट पे करेगा, और इसके बेस पर आपको 73 74 में नोटिस भेजा सकता है। अच्छा, यहां जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स लिखवाए थे, एक सीबीआईसी के इंस्ट्रक्शन है जिसमें उन्होंने 2017-18 के लिए बोला है कि ये कुछ 11 पॉइंट तो चेक करो जी जब रिटर्न की स्क्रूटनी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखने की तो वैसे जरूरत है नहीं, जो प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं उनको तो ये सीधे सीधे समझ में आ ही गया होगा, यही काम वो कर रहे हैं, और जो नहीं भी करे प्रैक्टिकल काम, इतनी मेहनत करी हमने पिछले चैप्टर्स पे, यहां से लिंक समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। ओके, तो ये पता नहीं 11 पॉइंट जो है सी इंस्टीट्यूट अपने अमेंडमेंट में डालता नहीं डालता, बस आप एक आइडिया लेकर रखें इनका। तो यहां हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है।